हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज करंट अफेयर्स। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चेक करेंगे आपके। उससे पहले हम थोड़ा उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने आप को टेस्ट करना है आपको कि आप कितना बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाती। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो एक रहेगा हमारा इंडिया के फर्स्ट वर्टिकल रेलवे ब्रिज। इंडिया फर्स्ट, ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, वर्टिकल रेलवे ब्रिज। अब ये वर्टिकल रेलवे ब्रिज है कहाँ वो समझ लेते हैं। देखिए, ये वर्टिकल रेलवे ब्रिज तमिलनाडु में है, तो थोड़ा मैपिंग में इस तरीके से समझ लेते हैं। ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका बना लिया, और यहाँ पर हमारा है पाम्बन आइलैंड, पाम्बन आइलैंड, जिसमें ना रामेश्वरम भी आता है हमारा। तो रामेश्वरम भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, टाउन है एक रामेश्वरम। तो ये जो पाम्बन आइलैंड है, रामेश्वरम है, बीच में ना सी है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है, रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन के थ्रू या सड़क के थ्रू पाम्बन आइलैंड कनेक्टेड होता है मेनलैंड के साथ। ठीक है, और फिर इधर श्रीलंका की तरफ अगर हम देखें, मन्नार आइलैंड, इधर वैसे एक काचातीवू आइलैंड है, उसके लिए हमने वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं, हमारे चैनल में मिलेंगी आपको। तो मन्नार आइलैंड है, यहाँ पर काचातीवू आइलैंड है, जो कि डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया श्रीलंका। डिस्प्यूट क्या चल रहा है, तमिलनाडु के लोग डिमांड करते हैं कि हमें हमारा काचातीवू आइलैंड वापस दिया जाए। ठीक है, क्योंकि 1974 में इंडिया ने ना श्रीलंका को काचातीवू आइलैंड दे दिया था, 1976 में फिशिंग राइट भी दे दिए थे। तो यहाँ पर मन्नार आइलैंड है, और फिर बीच में ये क्या है, ये राम सेतु है। यहाँ पर ये राम सेतु आपने सुना होगा, राम सेतु। भगवान राम जब श्रीलंका गए थे, ठीक है, रावण के ऊपर चढ़ाई करी थी, ठीक है, तो राम सेतु के थ्रू ही गए थे। एक नल जो वानर थे, नल नील, उन्होंने राम सेतु बनाया था। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कोई भी शिप आते हैं तो शिप के लिए रास्ता ऐसे गोल के घूम के होता है, तो बेहतर रहता है कि बीच से ही रास्ता होता है। अब इधर से जाएंगे तो राम सेतु तोड़ना तो है नहीं। ठीक है, तो एक शिप वाला रास्ता ये रहता है यहाँ पर, ये जो मेनलैंड और पाम्बन आइलैंड के बीच का रास्ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो रेलवे लाइन है, शिप रेलवे लाइन को तोड़ के तो जाएगा नहीं। तो फिर क्या किया गया है कि ये जो रेलवे लाइन है एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो जो रेलवे लाइन की ब्रिज है उसमें क्या होगा, जब किसी शिप को जाना होगा तो रेलवे लाइन वर्टिकली ऊपर खिसका दी जाएगी, ताकि शिप के लिए आने जाने के लिए रास्ता खुल जाए। और जब शिप का आना जाना हो जाएगा तो ब्रिज नीचे आ जाएगा, फिर ट्रेन जा सकती है। फिर शिप को ऊपर कर दिया जाएगा, और फिर शिप ये ब्रिज को ऊपर कर दिया जाएगा, फिर शिप का आने जाने का रहेगा। ठीक है, तो देख भी लेते हैं इमेज के थ्रू, थोड़ा समझते हैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज हमारा इस तरीके का रहेगा। ये हमारा पुराना वाला पाम्बन ब्रिज है, ये है वर्टिकल लिफ्ट। ये रेल ऐसे जा रही है, और ये ना 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर चला जाएगा, 17 मीटर तक इतना ऊपर चला जाएगा। ये तो खुल जाएगा, ये तो पुराना ब्रिज है, और यहाँ से फिर शिप आ जा सकते हैं। ये तो ओपन रह गया, पुराना ब्रिज है, ये तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसे हम वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोल रहे हैं। यहाँ से ये ऊपर चला जाता है 5 मिनट में 17 मीटर तक, और यहाँ से फिर शिप के लिए ओपन हो जाएगा रास्ता। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ये इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने करा था अप्रैल में, अप्रैल 2025 में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था, फर्स्ट वर्टिकल रेलवे ब्रिज का। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर जाता है, फिर 17 मीटर राइज कर जाता है विदिन 5 मिनट, विदिन 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसे हम पाम्बन ब्रिज भी बोल रहे हैं, पाम्बन ब्रिज भी बोल रहे हैं, रामेश्वरम ब्रिज भी बोल रहे हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। एक तो इसके ऊपर हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उसके अलावा एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन होगा।
के ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये ना अप्रैल 2025 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करा है। अप्रैल 2025 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करा है और इसमें एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाना है। तो इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने क्या करा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स को ना ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उससे क्या होगा, टैरिफ्स जब खत्म होते हैं ना तो ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि टैरिफ्स ना बैरियर का काम करते हैं। टैरिफ मतलब टैक्स, ज़्यादा टैक्स होगा तो ट्रेड अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों तक वो चीज़ें महंगी पहुंचेंगी, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इट एलिमिनेट्स 85% tariffs, 85% tariffs on goods and services exported to India from Australia। एक तो ये है, और साथ ही साथ 96% टैरिफ को ख़त्म कर रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये ख़त्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड टाइज भी होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगा, तो बेहतर रिलेशंस होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो सेस और सरचार्ज के ऊपर है क्वेश्चन, सेस एंड सरचार्ज। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया का ना एक सेंट्रल डिविजिबल पूल है, सेंट्रल डिविजिबल पूल में चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेशन टैक्स हो, जीएसटी, आधा जीएसटी इसी में जाता है, 50% जीएसटी तो सीधे स्टेट के पास चला जाता है, आधा जीएसटी सेंट्रल डिविजिबल पूल में जाता है, एक्साइज, कस्टम्स, कई चीज़ें हैं। तो इसमें सारे लगभग सभी टैक्स आ जाते हैं सेंट्रल डिविजिबल पूल में, और इसमें जो भी पैसा जाता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में बढ़ता है, सेंटर और स्टेट्स। अगर जैसे अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं तो 41% पैसा स्टेट्स को मिल जाता है, 59% पैसा सेंटर को। तो इसे डिविजिबल पूल, इसलिए डिविजिबल पूल मतलब जो बंटना है जिस पूल ने, मतलब वो वाला पैसा जो बट जाना है सेंटर स्टेट के बीच में। तो 41% जो है 28 स्टेट्स को मिलता है, 59% सेंटर के पास रहता है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रल डिविजिबल पूल। लेकिन कुछ जैसे सेस और सरचार्ज ना टैक्स के ऊपर टैक्स रहते हैं। सेस क्या होता है कि जब किसी के ऊपर इनकम टैक्स अगर बन रहा है तो सरकार ना एडिशनल 4% टैक्स के ऊपर टैक्स लेती है, ठीक है, जिसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जो कि 4% है ऑफ इनकम टैक्स, मतलब जितना टैक्स बन रहा है ऑफ इनकम टैक्स। तो सेस क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, जितना इनकम टैक्स बन रहा है उस पर 4% और देना पड़ता है, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और ये ओनली सेंटर को बिलोंग करता है, ओनली सेंटर, ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओनली सेंटर को बिलोंग करता है। और सरचार्ज क्या होता है, जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो उसका जितना इनकम टैक्स है, तो अमीरों के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है ना उसे सरचार्ज बोलते हैं। 50 लाख से ज़्यादा की इनकम के ऊपर वो अलग अलग है, किसी की इनकम 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो बढ़ता चला जाता है, 10%, 15%, 25% ऐसे बढ़ता चला जाता है, तो वो सरचार्ज होता है। ये ओनली सेंटर गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं क्वेश्चंस, आप कितना समझे। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। हाँ, ये 10 वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट रेलवे ब्रिज, सी ब्रिज इनॉग्रेटेड, वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि पाम्बन आइलैंड रामेश्वरम, ए हमारा इसका आंसर है, ए पाम्बन आइलैंड रामेश्वरम, तो इसका आंसर बन जाता है ए, ठीक है। तो 11th इंडिया से इकोनॉमिक कॉपरेशन विद, ये हमने अभी डिस्कस करा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें जो है 85% चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आती हैं उसके उन्हें टैरिफ फ्री कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं टैरिफ, और 96% चीज़ें जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाती हैं उससे में भी टैक्स ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आते हैं 12th में,
अच्छा, इसमें हाई मास स्टार ये हमने नहीं करा, तो इसको कर लेते हैं डिस्कस। हाई मास स्टार क्या होता है? हाँ, तो देखिए कोई भी स्टार होता है, नेबुला, नेबुला उसे हम बोलते हैं, नेबुला से स्टार्ट होता है, बर्थ ऑफ स्टार बोलते हैं, बर्थ ऑफ स्टार। इसमें क्या होता है बर्थ ऑफ स्टार में? ये जो नेबुला होता है ये क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस, ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार मतलब जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोटोस्टार। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है तब हम बोलते हैं मेन सीक्वेंस में चला जाता है। मेन सीक्वेंस का मतलब फ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, उसमें फ्यूजन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जैसे हमारा सन जो है मेन सीक्वेंस में है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा सन अभी मेन सीक्वेंस वाले उसमें। अब मेन सीक्वेंस के बाद ना स्टार को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एक तो वो वाले स्टार होते हैं जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, तो ये होते हैं लो और मीडियम स्टार, मीडियम मास, और यहाँ पर हाई मास स्टार। तो मेन सीक्वेंस सबसे लंबा टाइम मेन सीक्वेंस ही होता है। जब मेन सीक्वेंस एंडिंग में होता है तो लो या मीडियम मास स्टार जो है ना ये रेड जायंट बनते हैं। रेड जायंट मतलब जब वो खत्म होने के एंड पे होता है रेड जायंट, और ये रेड सुपर जायंट, ठीक है। और फिर ये जो रेड जायंट होता है ये सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। सुपरनोवा मतलब इसमें जो है इसमें विस्फोट टाइप का समझ लो एक तरीके से होता है, और फिर ये रेड जायंट से ये वाइट ड्वार्फ में कंप्लीट चेंज हो जाता है। वाइट ड्वार्फ स्टार मतलब वाइटेस्ट टाइप का होता है, इसमें एनर्जी कम होने लगती है, मतलब ठंडा होने के लिए चला जाता है। और ये जो रेड सुपर जायंट है ये इसमें दो आउटकम निकल सकते हैं सुपरनोवा से। सुपरनोवा प्रोसेस होता है, दो आउटकम निकल सकते हैं, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, या फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल। ये ना बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको ना ये पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसी के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ हाई मास स्टार आफ्टर इट बिकम रेड जायंट? तो हाई मास स्टार की किस्मत क्या होती है, वो रेड जायंट बनने के बाद क्या बनता है? वो अभी हमने बात करी कि हाई मास स्टार जिसका मास सन से 10 गुना ज़्यादा हो, हाई मास स्टार, वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर वो ब्लैक होल बनता है, क्योंकि उसका मास ही इतना ज़्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार है ब्लैक होल, जिसका मास कम होता है वो वाइट ड्वार्फ स्टार बनता है एंड में, ठीक है। तो या तो हाई मास है या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, तो बी हमारा इसका आंसर बनता है, ठीक है। तो हाँ जी, इससे आगे उसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ना दो तरीके के बच्चों के साथ डील किया जाता है। जुवेनाइल मतलब जिनकी एज लेस देन 18 ईयर्स हो, उनको हम जुवेनाइल बोल रहे हैं। अब इसमें एक तो हम बात करेंगे उन बच्चों के साथ जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और एक हम बात करेंगे उन बच्चों के साथ जो समझ लो अनाथ हैं या जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है, और फिर मतलब जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, केयर एंड प्रोटेक्शन, केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। और ये क्राइम वालों, इनको तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इनको तो सुधारना है, बिगड़ गए वो, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों को। तो इसमें जैसे क्राइम वाले हैं, जो बच्चे क्राइम कर लेते हैं, कोई मर्डर, कोई रेप, ऐसा भी हो सकता है 18 से कम में जो इन्वॉल्व हो। जैसे इसमें क्लियरली डिफाइन है 0 से 7 साल का बच्चा कोई भी क्राइम करता है तो उस पर कोई केस दर्ज नहीं होगा कहीं भी, लेकिन 7 साल से ऊपर का बच्चा है तो उस पर केस दर्ज जरूर होगा। और वो अगर कन्विक्टेड होता है 7 से 18 साल, तो उसमें यह है कि उसे मैक्सिमम 3 साल के लिए ना रिफॉर्म होम में भेजेंगे, सुधार गृह, बाल सुधार गृह होता है ना, रिफॉर्म होम, चाइल्ड रिफॉर्म होम। तो चाइल्ड रिफॉर्म होम में ही उसको सजा मिलेगी, उसे जेल में नहीं भेजेंगे एडल्ट के साथ 18 साल से कम का है। हालांकि 16 से 18 साल के लिए सरकार ने क्या करा है
एक प्रोविज़न भी रखा है कि अगर कोई हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है 16 से 18 साल का, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एक बोर्ड होगा, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, अगर वो कहता है कि हाँ हीनियस क्राइम है, तो उस बच्चे पे ना एडल्ट की तरह केस होगा। 16 से 18 साल के बच्चा जो है उस पर एडल्ट की तरह केस होगा, और एडल्ट की तरह ही उसे फांसी की सज़ा भी मिल सकती है, कोई और पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर कोई भी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है 16 से 18 साल का। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो क्राइम करते हैं। एक उन बच्चों की बात जो अनाथ हैं, तो उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड हैं अलग अलग जगह जो देखेंगे अनाथ बच्चे कौन से हैं। कई जगह ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगते हैं, कई चीज़ें हैं, तो उनको कहाँ रखेंगे, उन बच्चों को अलग रखा जाता है। चाइल्ड रिफॉर्म होम अलग होता है, ये अनाथ बच्चे अनाथालय ये सरकारी अलग होते हैं। इसमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो सब करना, तो बच्चों का केयर किया जाता है, केयर एंड प्रोटेक्शन, और उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। फिर ऐसे बच्चों को ना जब ये रेडी हो जाते हैं अडॉप्शन के लिए, तो इनको एक कैरा करके है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये चीज़ें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, उसके अंडर आते हैं चाइल्ड वेलफेयर कैरा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी बोलते हैं। ये ऑनलाइन भी होता है, किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है कैरा में अप्लाई करता है, तो कैरा में वो वाले बच्चे रखे जाते हैं जो अनाथ थे या सरकार को लगता है कि अब ये अडॉप्शन के लिए रेडी हैं, उन बच्चों को कैरा में डाल दिया जाता है। फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, पेरेंट्स जो भी बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है उनकी इनकम भी देखी जाती है, कई वेरिफिकेशन होता है, तब कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, जो कि बच्चों के अडॉप्शन का से रिलेटेड प्रोसेस देखता है। उसके अलावा इसमें क्या है, ये जो है कैरा एडॉप्शन, इसमें एडॉप्शन ना इंडियंस एंड फॉरेन के कपल भी एडॉप्शन कर सकते हैं। कोई फॉरेन का कपल भी इंडिया में आके बच्चों का एडॉप्शन कर सकता है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, अब सेस एंड सरचार्ज, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो भी देखते हैं। सेस एंड सरचार्ज डज नॉट कम अंडर डिविजिबल पूल, तो ये ए हमारा आंसर है। सेस एंड सरचार्ज ये ना ओनली सेंटर को बिलोंग करता है, डिविजिबल पूल के अंडर नहीं आता, ये हमने डिस्कस करा था अभी। उसके अलावा 14 कैरा के बारे में, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, रिसोर्स अथॉरिटी है, आप चेक कर ठीक कर लेना उसे। रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, तो ये ए वाला गलत हो गया, नंबर 1 स्टेटमेंट। एंड मॉनिटर रेगुलेट इन द कंट्री इन कंट्री एडॉप्शन ओनली, तो इन कंट्री नहीं आउट कंट्री एडॉप्शन भी है, फॉरेन कपल्स भी कर सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।